हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। तो जैसा कि देख रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं बहुत ही नज़दीक, तो इसलिए आपको अपनी पढ़ाई को रखना है कंटिन्यू। और आपके इस चैनल पे आपको हर इंपॉर्टेंट वो न्यूज़ अपडेट और आपकी क्लास मिल रही हैं, तो बने रहिए, अपडेट रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो आज की जो क्लास है अपनी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वैसे आपको बता देते हैं कि हम काफ़ी लास्ट एंड पहुँच चुके हैं, यानी अब आपका ये लास्ट टॉपिक है और इस लास्ट टॉपिक के दो पार्ट बनेंगे। यानी आपका फर्स्ट ईयर का पॉलिटिकल साइंस का जो टोटल ऑफ चैप्टर है वो पूरे होने वाले, यानी अब लास्ट दो वीडियो है जो आपके फर्स्ट ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस के लेसन के तौर पे आपके सामने उपलब्ध होंगे। तो आज एक तो ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और एक इसका ही दूसरा पार्ट होगा। इसी के साथ आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। तो हम बात करते हैं प्रतिनिधित्व के सिद्धांत और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व। तो अब बात यहाँ पे है, इस टॉपिक की जब शुरू हुई है तो आपको बता देते हैं कि प्रतिनिधित्व की आवश्यकता क्यों होती है। हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये प्रतिनिधित्व की आवश्यकता क्यों होती है। जो हमारे प्रतिनिधि बनते हैं, तो ये जो प्रातिनिधिक प्रणाली हम कहते हैं, इस प्रातिनिधिक प्रणाली की हमें आवश्यकता क्यों है। तो प्रातिनिधिक प्रणाली की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वर्तमान में जितने भी देशों में अगर देखा जाता है तो डेमोक्रेसी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? डेमोक्रेसी, ठीक है ना, यानी लोकतंत्र है, जिसको हम कहते हैं आधुनिक समय में विभिन्न राज्यों में कैसी शासन व्यवस्था है। आधुनिक समय में जितने भी राज्य हैं उसमें आधुनिक शासन प्रणाली जो पाई जाती है वो है प्रजातंत्रात्मक। क्या है? प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली। प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। और ये प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली की जब हम बात करें तो इस प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है और या जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो ये है कि इस प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली है, इसमें दो तरह की व्यवस्थाओं के द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। यानी आधुनिक समय में प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली हर जगह मौजूद है और ये प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली है, ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की मतलब यानी प्रजातंत्रात्मक यानी डेमोक्रेसी शासन, वर्तमान में डेमोक्रेसी ही विभिन्न देशों में पाया जाता है। और ये डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, एक तो होता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और एक प्रजातंत्र का दूसरा रूप है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, ठीक है। तो एक बार वापस से बता देते हैं कि वर्तमान में प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली ही जरूरी है, क्योंकि विभिन्न देशों में देखा जाता है तो प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली पाई जाती है। और प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली दो टाइप की होती है, एक तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, एक अप्रत्यक्ष। ये तो आपको पता होगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जिस राज्य में शासन के अंतर्गत सीधे तौर से जनता की भागीदारी हो, जनता की भागीदारी, यानी कहने का मतलब है एक ऐसा शासन तंत्र जिसमें डायरेक्ट जनता अपने प्रतिनिधियों से संपर्क में रहती है और प्रतिनिधि उसके शासन कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती हैं, ऐसा प्रजातंत्र कहलाता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, ठीक है। ये तो समझ में आ गया प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जिसमें मैंने शॉर्ट में लिखा भी है कि शासन के अंतर्गत सीधे तौर से जनता की भागीदारी हो या जनता उसके शासन कार्य में सीधे तौर पे संपर्क में जुड़े और भाग ले, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र हो गया। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मतलब यहाँ पे होता है कि जैसे मान लीजिए टप्पा खाके, यानी हमें मान लीजिए यहाँ पर एक प्रतिनिधि इसका इलेक्शन करना है तो हम सीधा इसका इलेक्शन नहीं कर रहे, हम पहले हमारे एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और इस तरह से विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रतिनिधि चुने जाते हैं और ये प्रतिनिधि जो है ये एक निर्वाचक मंडल की तरह आगे भाग लेते हैं। यानी मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके लिए एक निर्वाचक मंडल होता है। और निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? जो हमारे द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, वही प्रतिनिधि, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही आगे निर्वाचक मंडल के तौर पे काम करते हैं। तो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहेंगे टप्पा खा के बोल जाना। राष्ट्रपति का चुनाव क्या है? टप्पा खाने वाला चुनाव है, यानी डायरेक्ट हमारा वोट राष्ट्रपति के पास नहीं जाता है, हम
इलेक्शन में अपने प्रतिनिधि को सुनते हैं और वही प्रतिनिधि आगे राष्ट्रपति के निर्वाचक के तौर पे काम करते हैं। तो यानी हम वोट ना दे लेकिन हमारे द्वारा सुना हुआ प्रतिनिधि ही आगे वोट देता है, तो हमारा ये वोट क्या हुआ, अप्रत्यक्ष वोट हुआ। यानी टप्पा खा के बॉल जाना या टप्पा खा के बॉल आ रही है, ऐसी व्यवस्थाओं को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। यानी इसमें अगर ऐसा कहें, अगर आप कुछ लिखना भी चाहें तो मैं आपको बताता हूं कि सामान्यतः मतदाता जो होते हैं, मतदाता निर्वाचक मंडल का चुनाव करते हैं, या हम ऐसा भी कहें कि मतदाता एक ऐसे निर्वाचक मंडल का चुनाव करते हैं जो प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं। निर्वाचक मंडल, मतदाता निर्वाचक मंडल का चुनाव करते हैं जो यानी चुना हुआ जो प्रतिनिधित्व है, जो प्रतिनिधियों का चुनाव करता है। तो डियर ध्यान दीजिए, वापस बता रहा हूं कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मतलब ये भी डेमोक्रेसी है, लेकिन ये जो डेमोक्रेसी का जो रूप है वो बड़े क्षेत्र के लिए काम आता है। कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, हम सीधे तौर पे वोट नहीं देते लेकिन हमारा ही वोट राष्ट्रपति के पास जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हम एक विधानसभा क्षेत्र में रह रहे हैं, तो हम पहले अपने विधायक का चुनाव करते हैं, तो हम सीधे तौर पे विधायक को वोट देते हैं, फिर वही विधायक आगे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतदाता निर्वाचक मंडल का चुनाव करते हैं और यही निर्वाचक मंडल आगे प्रतिनिधियों का चुनाव करता है। तो ऐसा व्यवस्था, ऐसी सिस्टम क्या हो गया, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। यानी टप्पा खाके हम यहाँ पर थे और हमने जिसको वोट दिया वहां पर वोट पीड़ा तो वो एक प्रतिनिधि बना और इसी प्रतिनिधि ने आगे वापस चुनाव में वोट दिया, तो ये टप्पा खा के बॉल आगे जाना, ये हो गया अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। तो समझ में आ गया। अब ये तो आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है इसके क्या गुण हैं और दोष क्या है, वो जान लेते हैं। फिर अप्रत्यक्ष के भी जान लेंगे, यानी इस एट अ टाइम पे हम दोनों चीज़ों को एक साथ क्लियर करने वाले हैं। तो बात करते हैं कि वैसे आपको बता देते हैं कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए छोटा सा राज्य, छोटा सा देश है, तो वहाँ पे जनता अपने प्रतिनिधियों के डायरेक्ट संपर्क में रहती है, तो वहाँ पे तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र सफल हो पाता है। लेकिन भारत जितने बड़े लोकतंत्र में अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र से चुनाव करना तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि भारत की सभी जनता तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे नहीं सकती, क्योंकि बड़ा देश है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसके लिए अप्रत्यक्ष चुनाव के तरीकों अपनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ गई होगी। अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र इसलिए अपनाया जाता है कि बड़ी जनसंख्या वाला देश हो तो वहाँ पे प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव, मतदाता को चुनाव नहीं, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करवाया जाता है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव तरीका अपनाया जाता है या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का रूप देखा जाता है। तो अब हम दोनों की जब बात करें गुण दोष की, तो सबसे पहले प्रजातंत्र, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात करते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के पहले गुण को देख लेते हैं कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की क्या क्वालिटीज है, क्या मेरिट है जो आपको याद रहनी चाहिए, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। तो बात करते हैं सीधे तौर पे एक हेडिंग पॉइंट के साथ हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए और साथ साथ में समझिएगा, और ये आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके काम में आए, ठीक है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको ये समझना है और नोट भी करना है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के गुण देख लीजिए। प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी जो अभी बताया कि सीधे तौर पे जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो शासन करते हैं, तो ऐसे प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए चुने जाते हैं। तो अब प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या फायदेमंद है कहीं पर किसी लोकतंत्र में, तो वही हम देखने वाले हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। हम इसके पॉइंट की जब शुरुआत करें तो पहला गुण देख लेते हैं, यानी पॉइंट के साथ देखेंगे। जो प्रत्यक्ष निर्वाचन है वह काफ़ी यूजफुल होता है। इसका पहला फायदा या पहला जो गुण है वह है प्रजातंत्रात्मक धारणा के अनुकूल है। ये यानी डेमोक्रेसी, प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि प्रजा
अपने शासन संचालक से संपर्क में रहती है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है वह एक तरह से अनुकूल है, या प्रत्यक्ष निर्वाचन का एक गुण है कि यह प्रजातंत्रात्मक धारणा के अनुकूल है। यानी डेमोक्रेसी में जैसा निर्वाचन चुनाव पद्धति होनी चाहिए वैसा गुण किसमें है, प्रत्यक्ष निर्वाचन में है। क्योंकि इसके प्रत्यक्ष निर्वाचन में सीधे जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के द्वारा सीधे तौर पे चुने जाते हैं। तो इसका मतलब ये डेमोक्रेसी का रियलिस्टिक रूप है। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन। तो ये कब होता है, जब निर्वाचन कैसा हो, प्रत्यक्ष निर्वाचन हो। तो पहला गुण आपको समझ में आ गया। बात करते हैं दूसरा जो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बात समझ लीजिएगा कि मतदाता और प्रतिनिधि के मध्य संपर्क रहता है। देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको जो समझाने वाला हूँ इसको समझिए कि प्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या होता है कि एक और तो जनता होती है, दूसरी ओर प्रतिनिधि होते हैं जिनको सरकार में आना है। तो सीधे तौर पे जनता वोट देती है और ये वोट उनके प्रतिनिधियों को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से ये चुनाव का तरीका होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या हुआ, इसका गुण ये होता है कि जनता और प्रतिनिधि दोनों संपर्क में रहते हैं सीधे तौर पे। मतदाता और प्रतिनिधि क्या है, संपर्क में रहते हैं। तो प्रजातंत्र में ये सबसे बढ़िया होता है कि अगर लोग उसके प्रतिनिधियों से संपर्क में रहे तो उस प्रजातंत्र में क्या हो रहा है, क्या कमी है, क्या सुविधा, क्या नयापन चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। यानी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में खामियां कम रहती हैं। तीसरा समझे, इंपॉर्टेंट है कि तीसरा गुण क्या है, तीसरा गुण इंपॉर्टेंट क्या है उसको समझ लीजिए। और हो सकता है एग्जाम के हिसाब से तीसरा पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे। तीसरा होता है राजनीतिक शिक्षा। राजनीति की, अगर सरपंच का जो चुनाव होता है वह कैसा है तरीका है, प्रत्यक्ष निर्वाचन का तरीका है। तो इस तरह के चुनाव में लोग काफी कुछ राजनीति से सीखते हैं, उस लोकतंत्र से सीखते हैं। और प्रत्यक्ष निर्वाचन जो होता है उसे लोगों को राजनीति की समझ पैदा होती है, यानी राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने का एक माध्यम बन जाता है कौन, प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो ये हो गया इसके गुण, जो तीन मोटे मोटे गुण मैंने आपको बताए। अब बात करें कि हर कोई पूरी तरह 100% सही तो होता है नहीं, लेकिन इसके दोष क्या है, कमियां, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की कमियां क्या है, आप समझ रहे हैं ना। तो बहुत अच्छे से समझना, इसको नोट भी करना है कि भाई प्रत्यक्ष जो प्रजातंत्र होता है इसकी मेरिट के बारे में तो हमने बात कर ली है। अब डीमेरिट क्या होती है, दोष क्या होते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में आएगा कि बताइए कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के गुण और दोष क्या होते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के गुण और दोष। तो गुण के बारे में मैंने आपको अच्छे से क्लियरली समझा दिया। आप दोष क्या है वो जान लीजिए। तो दोष को भी हम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। और एग्जाम में ध्यान रखिएगा, पीसीए पॉइंट, पॉलिटिकल साइंस में पॉइंट लिखना बहुत जरूरी होता है। तो पहला पॉइंट है जो इसका दोषों का वर्णन करेगा, या जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सामान्य निर्वाचक का मत त्रुटिपूर्ण। देखिए, सामान्य निर्वाचक, यहाँ पे सामान्य निर्वाचक को हम इस तरह से समझेंगे कि आलोचक जो हैं वो जब इस प्रत्यक्ष निर्वाचन की आलोचना करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जनता को अपने मत का उचित प्रयोग करने की क्षमता नहीं होती। यानी वे मान लीजिए अगर किसी प्रतिनिधि को चुनाव में मतदान के दौरान वोट देते हैं, लेकिन अगर वो प्रतिनिधि ही सही नहीं हो, या ये भी कहें कि जो मतदाता वोट देते हैं तो मतदाता ज़्यादा शिक्षित और पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इस वजह पे उनका जो मत है वह अव्यस्त होता है या फर्जी कहलाता है। या फिर उस मत को अगर सही हाथों में वोट देने का जो अधिकार है, अगर आपको ये नॉलेज नहीं है कि किसको कब और किस समय और किस व्यक्ति को वोट देना चाहिए, अगर ये आपको पता नहीं है तो आपका जो मत है वह क्या होगा, मिसयूज होगा, त्रुटिपूर्ण होगा। तो पहला ये है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन में जो मतदाता वोट देते हैं, लेकिन मतदाता को ये नॉलेज नहीं होता है कि किसी और किस प्रकार से वोट देना है या इस वोट का क्या महत्व है, ये पता नहीं होता है। तो ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का दोष कहलाता है।
दूसरा पॉइंट बात करें सार्वजनिक शिक्षा का तर्क। अभी जैसे हवाला दिया था, जैसे यहाँ पे कहा गया कि प्रत्यक्ष निर्वाचन है वो एक राजनीतिक शिक्षा का माध्यम है कि लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करता है। लेकिन अगर सही से देखा जाए तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत किया जाने वाला निर्वाचन है वह पूरी तरह से लोगों को शिक्षित नहीं करता है, क्योंकि ये सर्व शिक्षा अभियान तो है नहीं कि सभी को जागरूक किया जाता है। इसमें जो लोग इच्छा होती है वो लोग इससे समझते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा सभी को उस राजनीति की सार्वजनिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है, और ये पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि सभी लोग इससे संपर्क में नहीं आ पाते हैं। तो ये सार्वजनिक शिक्षा का जो तर्क है वो एक भ्रमपूर्ण होता है। बात करें तीसरा पॉइंट, तो ध्यान रखिएगा बुद्धिमान व्यक्ति निर्वाचन से दूर होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति काफी बार देखा गया है कि प्रत्यक्ष चुनाव के पद्धति में प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र में क्या होता है कि कुछ बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो सीधे तौर पे चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। सीधे तौर पे यहाँ पे देखिए बुद्धिमान व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र से दूर रहते हैं, यानी कोई सभ्य पढ़े लिखे एजुकेशन वाले कोई टाइप के जो लोग हैं वह इंटरेस्टेड होकर प्रत्यक्ष निर्वाचन में भाग नहीं ले पाते हैं। तो ये कमी हो गई कि बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा अगर प्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत पूरी तरह से भाग नहीं लिया जाता है तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए लोक प्रशासन काबिल तारीफ होता है। यानी अगर बुद्धिमान व्यक्ति लोक प्रशासन को बनाते हैं तो फायदा मिलना चाहिए। तो अगर लोक प्रशासन में बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग अगर लोक प्रशासन से जुड़ते नहीं है या लोक प्रशासन से दूर भागते हैं कि तो फिर क्या होगा कि लोक प्रशासन से या हम कह के प्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत हानि पहुंचेगी। क्या पहुंचेगी? हानि। चौथा पॉइंट बात करें अपना डिटेल से, तो ध्यान रखिएगा अपव्यय एवं अवस्थाजनक, अपव्ययी एवं अव्यवस्था यहाँ पे देखिए इस चीज को समझिए कि अगर प्रत्यक्ष निर्वाचन में जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लेती है, लेकिन जनता अगर सभ्य जागरूक नहीं है तो इस तरह का चुनाव है वो अपव्यय कहलाएगा। और प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है कि मैनेजमेंट प्रबंध सही नहीं होता है, अव्यवस्था बन जाती है। प्रत्यक्ष चुनाव के निर्वाचन के क्षेत्र में अव्यवस्था ज़्यादा देखी जाती है, और अव्यवस्था एक तरह से अगर देखा जाए कि चुनाव में बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। जनता और जब प्रतिनिधि सीधे जुड़े होते हैं तो प्रतिनिधि जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फालतू खर्च करते हो, बहुत ज़्यादा फालतू खर्च करने के चक्कर में अपव्यय होता है, मिसमैनेजमेंट होता है, और अनेक बार शोर शराबे दंगे फसाद भी होते हैं। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र की ये कमियां, ये दोष था जो मैंने आपको बताया प्रत्यक्ष निर्वाचन के गुण और दोष। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन के गुण और दोष के बारे में। तो पहले बात करते हैं हम गुण के बारे में, यानी मेरिट। क्या बात करने वाले हैं? मेरिट, कि भाई प्रत्यक्ष निर्वाचन के बाद हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन को देख रहे हैं, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन का जो तरीका है उसके अंतर्गत इसके क्या गुण रहते हैं वो जानने वाले। तो अब इसमें ध्यान रखिएगा कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन का जो गुण की बात करें तो पहला गुण क्या होता है कि योग्य व्यक्तियों का निर्वाचन संभव हो पाता है। देखिए योग्य व्यक्तियों का निर्वाचन संभव हो पाता है। क्यों? क्योंकि सामान्य जनता से अपेक्षा की जाती है कि जनता द्वारा प्रतिनिधियों का जो निर्वाचन है, निर्वाचन का जो कार्य एक छोटे से जन समूह पर छोड़ दिया जाता है, तो अधिक योग्य व्यक्ति है जो चुनाव में नहीं होते। यानी कहने का मतलब होता है ना कि अगर निर्वाचन क्षेत्र छोटा हो, प्रत्यक्ष हो, तो कुछ योग्य जो निर्वाचक है वो भाग नहीं ले पाते। लेकिन अगर निर्वाचन का तरीका अप्रत्यक्ष होता है तो इसमें
काफ़ी अलग अलग क्षेत्र से योग्य और प्रतिभा संपन्न लोग हैं वह निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो इस तरह से ये किसका बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तरीके में दूर दराज से जुड़े व्यक्ति भी निर्वाचन में भाग ले पाते हैं और ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में काफ़ी फायदेमंद होता है। यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत करवाने का एक फायदा क्या होता है कि योग्य व्यक्ति इस चुनाव में इस निर्वाचन में भाग ले पाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करें डिस्कस करें तो दूसरा है निर्वाचन पद्धति के दोष कम हो जाते हैं। देखिए, निर्वाचन पद्धति के दोष कम हो जाना, अगर प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा तो उसमें क्या हो गया, जनता और प्रतिनिधि सामने आते हैं तो जो कमियां होती सीधे तौर पे बाहर आ जाती है और चुनाव है वो अस्त व्यस्त और रुक भी जाता है। लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र होता है तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए चुनाव का जो पद्धति है या चुनाव का जो मेथड है उस मेथड में अगर कुछ दोष हो तो वो दोष छुप जाते हैं, यानी उस दोष का उजागर नहीं होता क्योंकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के अंदर चुनाव पद्धति के जो कमियां रह जाती है वह छुप जाती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो चुनाव में बहुत अधिक झूठा प्रचार नहीं फैलता और इसमें दलगत की भावना बहुत कम होती है। निर्वाचन मंडल के सदस्यों की संख्या कम होने के कारण प्रचार कार्य में भी अधिक खर्च नहीं करना पड़ता। इन सब के अतिरिक्त ऐसे चुनाव में उड़लबाजी या दंगे फसाद हैं वो नहीं हो पाते। तो ये चुनाव के जो दोष होते हैं ना वो इस निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के अंदर कम हो जाते हैं। तो ये इसका एक गुण ही हो गया, एक फ़ायदा ही हुआ कि भाई इसमें जो कमियां हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं। इसके अलावा बात करें तो बड़े चुनाव क्षेत्रों में लाभप्रद, ये पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा कि अगर किसी देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है और क्षेत्रफल ज़्यादा में जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन संभव नहीं हो पाता है, समय और पैसा भी जाता है और प्रत्यक्ष निर्वाचन है वो सफल भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए अगर जिस देश की जनसंख्या ज़्यादा है तो उस देश की जनसंख्या ज़्यादा है तो उसके लिए कौन सा चुनाव का तरीका सफल हो पाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन का तरीका ही सफल हो पाता है। कौन सा, प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो देखिए बड़े चुनाव क्षेत्रों के लिए ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन है ना वह काफ़ी फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि डायरेक्ट प्रतिनिधियों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जब भाग लेते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करना हो तो पूरे देश की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व उसमें होता है। तो पूरे देश की जनता तो वोट नहीं डाल सकती, उनके द्वारा अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुने हुए प्रतिनिधियों से एक निर्वाचक मंडल बनता है और वो निर्वाचक मंडल फिर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। तो वो जो निर्वाचक मंडल जो बना था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा बनता है। तो बड़े चुनाव क्षेत्र के लिए ये तरीका यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन काफ़ी यूजफुल होता है। अब बात करें कि इस निर्वाचन पद्धति में भी दोष हैं, कमियां हैं। क्या कमी है? तो पहला है यह अप्रजातंत्रात्मक है। अप्रजातंत्रात्मक क्यों? क्योंकि प्रजातंत्र की बात करते हैं तो प्रजातंत्र में प्रजा की भागीदारी होती है। जैसे मैं और आप इलेक्शन लड़ रहे हो और मैं वोट देता हूँ, आपको पता है मेरा वोट आपके खाते में सीधा ही जा रहा है और मुझे पता है कि ये वोट मेरा वोट आपके खाते में गया है। तो इस तरह से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या होता है कि प्रजा और प्रतिनिधि संपर्क में रहते हैं और प्रजा प्रशासन के कार्य में भाग लेती है, ठीक है। लेकिन अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या होता है, ऐसा होता ही नहीं, प्रतिनिधि और प्रजा संपर्क में नहीं रहती, उनके मध्य संपर्क होता ही नहीं है। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो है वो अप्रजातंत्रात्मक है। डेमोक्रेसी जैसा प्रजातंत्र जैसे गुण इसमें नहीं है। दूसरा दोष है सार्वजनिक कार्यों में उदासीनता। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि सार्वजनिक का मतलब होता है सबके हित में किया जाने वाला कार्य, जो आम जन के हित को लेकर ध्यान में रखा जाता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र अपनाया जाए तो जो सार्वजनिक कार्य किए जा रहे हैं उन सार्वजनिक कार्यों में उदासीन हो जाते हैं जनता।
क्योंकि राजनीति में केवल नाम मात्र की रुचि लेते हैं। इस प्रकार की पद्धति अपनाने पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के अवसर भी कम हो जाते हैं और जनता उनके सार्वजनिक कार्य में भाग नहीं लेगी तो फिर ये न्यूट्रल हो जाता है, उदासीनता अपनाई जाती है, उदासीनता का माहौल हो जाता है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो होता है या अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र जो होता है उसका दोष ये है कि इसमें रिश्वत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, रिश्वत का माहौल हो जाता है, यानी रिश्वत की आशंका। क्योंकि आपको पता होगा अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में प्रजा का उस प्रतिनिधि से संपर्क नहीं होता है, तो भी जो प्रतिनिधि होता है वह रिश्वत देकर चुनाव जीतने का कार्य करता है। या हम ये कहें कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत जनता तो भाग लेती नहीं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष चुनाव में भाग लेते, तो वो उन अप्रत्यक्ष हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है, अगर उसको किसी आगे वाले व्यक्ति ने खरीद लिया और खरीदे गए तो हमारे वोट तो जिसको हमने खड़ा किया था वो पर अगर किसी के हाथों बिक जाए तो इस तरह से तो ये प्रजातंत्र की जो व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी। यानी अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या होता है, रिश्वत की आशंका होती है। और इस तरह से इसका एक और दोष क्या होता है, जो सबसे जरूरी दोष है, जनता का प्रतिनिधित्व से संपर्क नहीं होता। बिल्कुल ये दोष है, क्योंकि आपको पता है राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, किसका, राष्ट्रपति का चुनाव, वो कौन सी पद्धति से होता है, अप्रत्यक्ष पद्धति से होता है। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग तो डायरेक्ट लेती नहीं है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है, प्रतिनिधि लेते हैं। कौन लेते हैं, प्रतिनिधि। अब ये प्रतिनिधि कौन होते हैं, प्रतिनिधि मतलब निर्वाचक मंडल। कौन लेता है, निर्वाचक मंडल। अब ये प्रतिनिधि कहाँ से आते हैं, तो इन प्रतिनिधियों कौन बनाता है, जनता। कौन बनाती है, जनता। तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का एक निर्वाचक मंडल बनता है और ये निर्वाचक मंडल आगे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। तो इस तरह से देखा जाए तो अप्रत्यक्ष चुनाव के अंदर जनता का जो राष्ट्रपति चुना जा रहा है ये हमारा प्रतिनिधि हो गया। राष्ट्रपति के तौर पे जो भी व्यक्ति खड़े हो रहे हैं, तो वे जो राष्ट्रपति के तौर पे खड़े हो रहे प्रतिनिधि, उनका जनता से संपर्क नहीं होता। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के अंदर यही कमी है कि जनता का प्रतिनिधित्व से संपर्क नहीं होता है। तो ये हमने बात करी कमी की। अब बात आ जाती है इम्पोर्टेंट नेक्स्ट कि निर्वाचन क्षेत्र के